नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। अब मध्य प्रदेश सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बन गया है। नई शिक्षा नीति के तहत ही अब कॉलेजों में नए सत्र से एडमिशन कराए जाएंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा नीति लागू की है। सीएम शिवराज ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य में शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन स्थापित करेंगे। राज्य के विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा के 177 डिप्लोमा और 279 सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर होंगे। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सर्टिफिकेट 1 साल, डिप्लोमा 2 साल और डिग्री 3 साल में मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति में छात्रों को योग और ध्यान का पाठ्यक्रम भी जोड़ा गया है। शिक्षा नीति में ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि कौशल पर फोकस किया गया है। इसी तरह यदि बात करें तो 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा नई प्रणाली में 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूल शिक्षा होगी। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। अभी तक की व्यवस्था की बात की जाए तो अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के हित में ये एक बड़ा फैसला माना जा सकता है। तो देखिए, एक बात है वाकई में कि नई शिक्षा नीति, और ये बात हम शुरू से सुनते और देखते आ रहे हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और निश्चित तौर पर इसको लेकर यदि कोई नई नीति आती है, उनमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनमें चीजों को जोड़ा जाता है, तो वो हमारे देश के लिए शिक्षा के स्तर से यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट्स के लिए भी। हम इस पूरी चर्चा में कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनते हैं किसने क्या पूछा है। माननीय मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री और एक विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कार्यशाला में नई जो शिक्षा नीति आई है उस पर गोष्ठी होने वाली है। 3 सत्र में ये कार्यशाला चलेगी, उसके लिए भी गोष्ठी में जो भाग लेंगे मुक्त गोष्ठी हो, और प्राइम मिनिस्टर ने या केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति अपने को दी है उसका अच्छी तरह पालन हो। हम मध्य प्रदेश में आज से लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। भाई मोहन अभी बता रहे थे शिक्षा नीति के बारे में, प्रयोग तो अनेकों हुए, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जा सकता। ये सही अर्थों में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ये तरफ थी कि सचमुच में विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाली नई शिक्षा नीति उनके नेतृत्व में बनी, और आज हम उसको लागू करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 की जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, आज इसका शुभारंभ किया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विभाग ने समय रहते वो सारी तैयारियां की जिसके बलबूते पर न केवल राज्य में नई शिक्षा नीति लागू हो पाए, बल्कि उसमें जो मूल गुणात्मकता और विभिन्न प्रकार के संकायों को और विभिन्न विषयों को समेकित करते हुए लागू करने के लिए जो तैयारियां की जाना चाहिए थी, सिलेबस के बनाने से लेकर के वो सब भी हमारे विभाग ने किया है। अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में देश का वो अग्रगण्य राज्य हो गया है जिसमें नई शिक्षा नीति इसी साल प्रथम वर्ष के एडमिशन के साथ ही प्रारंभ करेगा। खास करके जैसे उस नई शिक्षा नीति के अंदर था कि हम बहुसंकायवादी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देंगे। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है, और देखिए सबसे बड़ी बात यही है, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा के लिए जितना कुछ करेंगे उतना कम होगा, और शिक्षा ऐसी एक
मुझे लगता है जितना आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। और आज के लिए स्टूडेंट्स के लिए यदि नई शिक्षा नीति आई है तो आप सोचिए उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा आने वाले समय में। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए जरूरी है। एक समय समय पर आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप बढ़ेंगे। और इसीलिए कहा भी गया था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वो सिर्फ इसी वजह से। और जिस तरीके से नई शिक्षा नीति आई है, बहुत सारी चीजों को देखिए इसमें समावेश किया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज लेते हैं, उनका साल बर्बाद ना हो, उन्हें किस तरीके से देना है, सिलेबस किस तरह का रखा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि किन चीजों को आप उसमें शामिल करेंगे, भाषा कौन सी होगी, जैसा कि 5वीं कक्षा तक की बात की गई है कि जो मातृभाषा है उस पर जोर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजों को सोच समझकर इसमें जोड़ा गया है। और हमारे साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ। ज्ञानवर्धन पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि शिक्षाविद हैं। ज्ञानवर्धन पाठक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार हमारे साथ जुड़े हैं। मिथुन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सनवर पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सनवर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ज्ञानवर्धन जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षाविद हैं आप। और जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, क्या माने आगे चलकर जितनी चीजों का समावेश आज किया गया है और आने वाले समय में हम देखेंगे कितना फायदा शिक्षा के क्षेत्र में होगा। सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वागत के संदर्भ में मैं एक बात रेखांकित करना चाहूंगा कि शासन ने, हमारे भारत शासन ने ये संकल्प लिया है कि जीडीपी का 6% इस पर खर्च किया जाएगा। तो अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तो हमें पहला प्रश्न ये है कि ये तो स्वागत योग्य कदम है, बहुप्रतीक्षित है, लेकिन इसका बजट में प्रावधान अवश्य जरूरी है। तो अभी जो जब तक वो नहीं होता तब इसके ऊपर ये पहला कदम तो होगा हमारे बजट में प्रावधान। अब ये 6% किसका होगा? राज्यों के बजट का 6% या पूरे भारतवर्ष के बजट का 6%, और उसका आवंटन फिर राज्यों को किया जाएगा। तो अभी इसके ऊपर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बजट का प्रावधान हो, पैसा आए, और वो पैसा किन किन मदों में खर्च होगा, तब उसके ऊपर कोई सार्थक टिप्पणी उचित होगी। लेकिन कुछ बातें बहुत अच्छी हैं और उनका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन अभी चूंकि पहला दिन है इसलिए स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके 4 पहलू। एक पहलू तो ये है कि भाई इसका सिलेबस का आधार क्या होगा। हमारे यहाँ ये कहा गया हायर एजुकेशन में कि मल्टीपल कोर्सेज का विकल्प छात्रों को दिया गया है। यानी अभी तक हम जो बीए, बीकॉम, बीएससी हमारी जो व्यवस्था थी, अब डिग्री बीए की, बीकॉम या बीएससी की नहीं मिलेगी, अब ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। अब ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में कोई व्यक्ति फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और गणित लेके पढ़ सकता है, या फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी लेके पढ़ सकता है। तो अब ये बात तो सच है कि ज्ञान को आप सीमाओं में नहीं बांट सकते। नॉलेज इज सीमलेस, एंड टू दैट एक्सटेंट इट इज एग्रीड दैट द चॉइस टू हैव मल्टीपल कोर्सेज इज वेलकम। लेकिन भैया पहली बात तो ये है कि भले ही ज्ञान में कोई आप सीमा रेखाएं न खींच पाते हो, लेकिन कुछ तो ऐसा बताना ही पड़ेगा। अब अगर कोई व्यक्ति फिजिक्स के साथ हिंदी साहित्य और संस्कृत लेना चाहता है, तो फिजिक्स का हिंदी साहित्य और संस्कृति से क्या अंतर संबंध हुआ? तो कुछ तो हमको डूज और डोंट्स, विधि निषेध बताने ही पड़ेंगे, अन्यथा केवल ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे यहाँ प्रचलित व्यवस्था में आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज,
विधि महाविद्यालय, गर्ल्स कॉलेजेस, बॉयज कॉलेजेस हैं। अब मान लीजिए किसी एक विद्यार्थी ने साइंस कॉलेज में केमिस्ट्री विषय लिया। अब साइंस कॉलेज में तो इकोनॉमिक्स नहीं है, तो यहाँ तो पढ़ेगा केमिस्ट्री, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? अगर उसी शहर में जैसे भोपाल की बात करें, क्या हमीदिया महाविद्यालय में जाएगा? क्या गर्ल्स कॉलेज में जाएगा? क्या को एजुकेशन बदस्तूर और गर्ल्स कॉलेजेस की स्थिति कायम रहेगी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर ध्यान दिया जाना शेष है। बिल्कुल, तो चलिए फिर वापस इसका आऊंगी। परिणाम क्या होगा? परिणाम ज्ञान ये वर्धन जी, होगा कि वापस एक आती ही हूँ आपके कैंपस। पास, बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सनवर पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सनवर पटेल, जिस तरीके से ये पूरा आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आई है और लागू हुई है, बहुत सारी चीज़ों का समावेश इसमें किया गया है, तो निश्चित तौर पर देखिए बधाई है, अच्छी बात है। आगे क्या सोचा है सरकार ने, किस तरीके से इम्प्लीमेंट इसको करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं कि इन चीज़ों को हम कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा किसके लिए है? सभी के लिए है। खास तौर पर आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए देखें, और अभी जब से ये कोविड काल आया है, बहुत डिस्टर्बेंस हमने देखा। अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से चल रही हैं, तो उतनी चीज़ों को समझाना, चाहे हम छोटी क्लास की बात करें, बड़ी क्लास की बात करें, तो आगे और क्या इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा गया? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने राखी जी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी को, कि उन्होंने देश में हमको पहला राज्य बनने का अवसर दिया। सबसे पहले इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, इसके लिए मैं कोटिशा बधाई देता हूं। अब जो शिक्षा नीति है, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। और ये बड़ा परिवर्तन जो है वो वैश्विक चुनौतियों को सामने रखकर किया गया है। आज के युग में जो वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने हैं, हम अपनी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, उसको हम आधुनिकता के साथ जोड़कर कैसे शिक्षा को उपयोगी बनाएं। शिक्षा केवल इसलिए नहीं हो प्राइमरी में बेड इतना ज्यादा हो कि बच्चों की कमर टूट जाए, जब वो डिग्री ले, 5 साल बाद डिग्री ले और उस डिग्री का उपयोग कम कर पाए, और फिर उसके बाद उसको अपने परंपरागत व्यवसाय में जाना पड़े। इन सब तमाम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा परिवर्तन इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे भारतवर्ष में होने वाला है। अब जो हमारे सम्माननीय ज्ञानवर्धन पाठक जी, उन्होंने कहा है कि चुनौतियां अनेक है। गर्ल्स कॉलेज क्या रहेगी, साइंस कॉलेज में आर्ट्स वाला कैसे एडमिशन लेगा, निश्चित रूप से इन सब बातों के लिए पूरा प्रारूप तैयार है, और वो प्रारूप भी आपके सामने आने वाला है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर सनवर जी, वापस आती हूँ आपके पास। मिथुन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन जी, क्या कहेंगे? नई शिक्षा नीति जिस तरीके से आई और बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया है, बात वही आती है कि इसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और इसका कितना फायदा आने वाले समय में स्टूडेंट्स को मिलेगा? जी, आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ। जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी कोई नई एक पॉलिसी आती है, तो उस पॉलिसी को लेकर के हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये जो शिक्षा नीति है, ये स्केड्यूल थी 2017 में। स्मृति ईरानी जी जब HRD मिनिस्टर हुआ करती थी, उस समय उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर 2017 तक मैं नई शिक्षा नीति नहीं ला पाई तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। खैर, वो बात अलग हो गई। मुझे लगता है इस शिक्षा नीति को आने में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन जब समय लग ही गया था तो मुझे उम्मीद थी कि ये जो शिक्षा नीति है ये कंप्लीट आएगी। अभी इसके कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है, और मेरा निवेदन ये है कि अगर चर्चा होनी ही थी तो ये क्या बेहतर नहीं होता कि इस शिक्षा नीति को
पूरी चर्चा हो जाने के बाद ही लागू किया जाता है। जैसे ये शिक्षा नीति है, हमारे साथ जो शिक्षाविद महोदय हैं, बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कॉलेज के प्रावधानों को लेकर के बात कही। मैं इसमें स्कूली शिक्षा को लेकर के जो प्रावधान है उस पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। स्कूली शिक्षा में पहले जो व्यवस्था थी 10+2, तो अभी की शिक्षा नीति में ये बताया गया था कि 6 साल की उम्र में बच्चा पहली कक्षा में जाता था और उसके बाद उसकी शिक्षा शुरू होती थी। नई शिक्षा नीति में हम लोग बाल वाटिका, नर्सरी, केजी ये सिस्टम भी ला रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक भ्रम है जिसको दूर किया जाना चाहिए। ये हम सब ने पढ़ा है, केजी सिस्टम हमने पढ़े हैं, हमने नर्सरी पढ़ी है, हमने बाल वाटिका पढ़ी है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है स्कूल शिक्षा में जो नया लाने के नाम पर भाजपा लाई है। दूसरी बात यह है कि कॉलेजेस में ये जो बात कही जा रही है, जब कोई आप नई शिक्षा नीति ला ही रहे तो शिक्षा का एक मतलब आज रोजगार भी समझा जाता है, और यदि आप रोजगार उन्मुखी शिक्षा लोगों को देंगे तो ज्यादा उनके लिए बेहतर होगी। क्योंकि आपने ऐसे प्रावधान किए हैं कि कोई व्यक्ति फर्स्ट ईयर में चाहे तो अपना वहां उसकी पढ़ाई यदि पूरी ना हो पाए, सेकेंड ईयर में चाहे, थर्ड ईयर में चाहे तो पढ़ाई छोड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनके साथ आएगी कि जब आप इंटरव्यूज में बैठते हैं तो आपसे वहां तमाम तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आप ये जवाब देते हैं कि साहब मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और मैं ठीक से एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाया, तो उसके बाद आपको रोजगार मिलने की संभावनाएं और भी कम हो जाती हैं। तो ये डिप्लोमा सिस्टम्स जो आप लाए हैं, आज लोग पीएचडी होने के बाद भी प्यून के सरकारी जॉब के लिए लाइन में लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर कुछ जैसे हमारे साथ शिक्षाविद महोदय जो हैं उन्होंने भी कुछ मौजू प्रश्न रखे, अगर इन जैसे लोगों को पैनल में लेके इनसे चर्चा करके आप लाते तो बहुत बेहतर होता। शिक्षा नीति को जो ड्राफ्ट है, इस 66 पेज की शिक्षा नीति में करीब 50 से ज्यादा बार ऑनलाइन हुआ है। मतलब ऑनलाइन सिस्टम को तो हम देख ही चुके हैं कि ऑनलाइन सिस्टम कोरोना काल में उसका जो हमने टेस्ट देखा, मध्य प्रदेश की स्वयं की सरकार ने 4 सितंबर 2020 के अपने आदेश के जरिए कहा है कि मध्य प्रदेश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके जरिए हम लोग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकें, और उसके बाद हम लोग डीटीएच और दूरदर्शन के जरिए वो शिक्षा दे रहे हैं। तो इस पैंडेमिक में हमने ऑनलाइन सिस्टम का इवैल्यूएशन तो कर ही लिया है कि ऑनलाइन सिस्टम उतनी ज्यादा हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि हम ऑनलाइन शिक्षा के जरिए बहुत ज्यादा अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। चौथी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नया एक सिस्टम लाया है, ये हो सकता है बात थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, लेकिन बात मतलब की है और उन लोगों के मतलब की है जिनका प्रतिनिधित्व इस सरकार में नहीं है। जैसे 5वीं तक जो एजुकेशन होगी वो मातृभाषा में होगी। अब मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं वहां तमिल स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते थे, वहां उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते थे, तो हम सबका जो माध्यम हुआ करता था वो अंग्रेजी हुआ करता था। तो 2 विकल्प आपके पास होते हैं। अभी जो सिस्टम है, आप हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं, मातृभाषा में भी कई जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो अनिवार्यता की जा रही है कि 5वीं की आपकी शिक्षा मातृभाषा में ही होगी, तो ये कैसे होगा? जैसे मैं एक स्कूल में पढ़ता हूं जहां 40 स्टूडेंट जो हैं वो उसमें से 5 तमिलनाडु के हैं, उनकी मातृभाषा है, 2 उनकी जिनकी की उर्दू है, 3 ऐसे मलयालम है। तो क्या स्कूल के लिए ये प्रैक्टिकल होगा कि उनके लिए अलग सेक्शंस बनाए जाएं, उनके लिए अलग फैकल्टी हायर किया जाए? तो इस चक्कर में वो लोग भी अपनी मातृ शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। 5वीं बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप मातृ भाषा के जरिए इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के जमाने में रोजगार को देकर के मैं इस बात को सही तो नहीं मानता हूं, लेकिन ये बात बहुत प्रैक्टिकल है कि यदि आपको कंप्यूटर और इंग्लिश अच्छी आती है तो आपके रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर हम अपनी पीढ़ियों को 5वीं तक की शिक्षा हिंदी मीडियम या जो भी हमारी मातृभाषा उसमें देंगे तो आगे करके आज जो भारत विश्व में अपनी अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या और उनकी क्वालिटी के कारण जाना जाता है, मुझे लगता है उसमें भी कमी आएगी और उस वजह से हमारे जॉब्स के अवसर पर भी असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी में बनाई गई शिक्षा नीति है। हमारे साथ जो शिक्षाविद महोदय हैं वो इस बारे में और बताएंगे। मुझे लगता है इसको अभी इतनी जल्दी में केवल क्रेडिट लेने के लिए या मध्य प्रदेश पहला राज्य बनने वाला है, इसमें कई सारे ऐसे फ्लॉस जिसकी वजह से बाकी राज्य इसको लागू नहीं कर रहे। उन फ्लॉस को यदि दूर कर लिया जाता तो हम लोग एक बेहतर अवस्था में होते। हम समर्थन करते हैं नए कानूनों का, नई पॉलिसीज का, लेकिन ये जल्दबाजी में करने की बजाय जब ऑलरेडी शिक्षा नीति 2017 से 2021 तक पुश हो ही चुकी है तो कुछ समय और इसको दिया जाना था और इसकी जो प्रैक्टिकल समस्या है उसको दूर कर लेना था। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ज्ञानवर्धन जी, क्या लगता है से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा की बात हो रही है कि शिक्षा वैसे दी जाए, और एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाली भी एक चीज जोड़ी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सेमेस्टर वाइज चीजों को जोड़ा गया है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, इन तमाम चीजों को जो समावेश किया गया है, योग की बात की गई है कि योग को भी सिलेबस में पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। देखिए, एक तरह से पहल अच्छी
कि हम इन सारी चीजों को सिलेबस में लाएं ताकि स्टूडेंट्स पढ़ें, समझें, जागरूक हो और बढ़ें। लेकिन इन चीजों का इम्प्लीमेंट कैसे हो पाएगा? और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से कह रहे हैं आप, छोटी क्लास की भी मातृभाषा की जहां तक बात हो रही है, इसे हम कैसे करवाएंगे? क्योंकि हम अभी यदि हम कॉन्वेंट्स की बात करें या इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो 1 या 2 पुस्तक ऐसी हैं जो हिंदी की हम मिल जाती हैं, लेकिन बाकी आप स्टडी का आज यदि एक लेवल देखें, स्टूडेंट्स का भी देखिए, पेरेंट्स का भी माइंडसेट देखें, तो वो सब यही सोचते हैं कि बच्चा कॉन्वेंट का हो, बहुत अच्छा उसका इंग्लिश हो और तमाम चीजें हो। तो इन सब चीजों को जोड़ के हम यदि चलें तो कैसे इसको कर पाएंगे? बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रश्नों का एक साथ उत्तर शायद आज की चर्चा में संभव न हो, तथापि उसका जो डॉक्यूमेंट है शिक्षा नीति का, उसमें उन प्रश्नों के बहुत उत्तर दिए गए हैं। लेकिन मैं जो मौलिक मूलभूत प्रश्न हैं उनकी तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए हमारे संविधान में घोषणा है कि 6 वर्ष की उम्र से लेकर और 14 वर्ष की उम्र तक कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की व्यवस्था है। अब आपने 3 साल की उम्र में बच्चे को भर्ती किया तो परिणाम यह होगा कि जो आर्थिक खर्च है वो 3 वर्ष की उम्र से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक आ जाएगा। तो इसके लिए अलग से 3 बरस का बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता। 3 बरस के बच्चे को तो पॉटी यानी अपने आप वो शौचादि से निवृत्त नहीं हो सकता। तो अब पहली समस्या तो ये आएगी कि 3 साल के बच्चे के लिए स्कूल है क्या? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगर स्कूल है तो शिक्षकों के अलावा एक बाई इसलिए भी नियुक्त करना होगी कि वो उनका यदि पोतड़ा गीला हो जाए, चड्डी गीली हो जाए तो उसका वो बदलने के लिए हो, और एक किताब या जो कुछ भी वॉटेवर पानी की बोतल के साथ में, उसके साथ में एक घर के लोग एक्स्ट्रा पोतड़ा भी भेजें, क्योंकि वो गीला हो जाएगा तो उसको धोएगा कौन, सुखाएगा कौन? तो और फिर भेजने की व्यवस्था। ये जो व्यावहारिक समस्याएं जो आने वाली हैं, इसके ऊपर शिक्षा नीति में भी ध्यान नहीं दिया गया है। जो कुछ मैंने पढ़ा है उसमें तो ध्यान नहीं दिया गया है। अब लेकिन इसका एक उजला पहलू भी है। उजला कि भाई सोशियलाइजेशन, सामाजिकरण की शुरुआत अगर 3 साल की उम्र से हो जाती है तो वो राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आखिर को 3 साल की उम्र में हम माँ बच्चे से बात करना शुरू कर देती है ना। तो मैं केवल समस्या ना बताऊं, इसका समाधान भी बताऊं। समाधान इसका ये होगा कि हम क्यों ना अपने जो बेरोजगार और जो ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को उनके घरों के ऊपर कहें कि भाई आप 3 साल की उम्र से लेकर और 5 साल का कोर्स, यानी कि 5 वर्ष की शिक्षा है तो 8 वर्ष की उम्र तक वो लोग अपने घर के ऊपर पढ़ाना शुरू कर दें, और पहली और दूसरी क्लास में टेस्ट होगा। प्रथम 3 वर्ष में तो टेस्ट होना ही नहीं है, केवल प्ले स्कूल है। लेकिन प्ले स्कूल का भी तो सिलेबस हो। प्ले स्कूल में भी कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि बच्चा जो है कलर्स को सीखने की कोशिश में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से कलर्स को सीखे, हमारे प्रदेश के नक्शे को देखे, पूरे भारतवर्ष के नक्शे को देखे। तो वो भले नक्शा पढ़ना उसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ना हो, लेकिन जब आप उसको दूसरे चित्र बता देते हैं तो कम से कम अपने शहर का चित्र, प्रदेश का चित्र, भारत का चित्र, और ये इन सब चीजों को लेके खेलकूद के कुछ किए जा सकते हैं, और रोजगार का एक ये बहुत जबरदस्त साधन बन के उभरेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब जो दूसरी बात है कि ये जो शिक्षा है इसमें 3 साल की उम्र से 5 + 3 + 3 + 4 यानी 12 वर्ष की शिक्षा है। अभी हम 10 + 2 कहते थे, अब इसको इन्होंने टुकड़ों में कर दिया 5 + 3 + 3 + 4, और इधर ग्रेजुएशन को कर दिया है फर्स्ट ईयर अगर करके छोड़ रहे हैं तो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, सेकंड ईयर करके छोड़ रहे हैं तो डिप्लोमा दे दिया जाएगा, थर्ड ईयर करके छोड़ रहे हैं तो डिग्री दी जाएगी, और थर्ड ईयर के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में सीधे नहीं जा सकते,
आपको 1 साल रिसर्च का काम करना पड़ेगा, तब पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, और फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इससे जो अभी शादी ब्याह नहीं हो रही, तो ब्लड प्रेशर दूर करने का काम करती थी हमारी एमए एमएससी की डिग्री, कि भाई अभी साहब लड़की की शादी नहीं करी आपने, नहीं साहब अभी हम नहीं करेंगे, अभी तो हमने उससे कह दिया कि तू पढ़ बेटा, खूब पढ़। अब वो जो पढ़ बेटा खूब पढ़ है, तो हम ये देखते थे कि हम गफलत में बिटिया को भी रखते थे, गफलत में माता भी रहती थी, पिता भी रहता था, सब लोग रहते थे, और सब लोगों को संतुष्टि थी कि हमारी बिटिया या बेटा कुछ पढ़ रहा। अब लेकिन आप बीए करने या बीएससी, अब बीए तो हो गई नहीं, अब तो केवल ग्रेजुएशन कहलाएगा, बीए बीएससी बीकॉम की डिग्री नहीं दी जाएगी, अब ग्रेजुएशन कहलाएगा। तो अब ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आपको पहले 1 साल का रिसर्च का कोर्स करना पड़ेगा। भैया रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाना कोई क्या हर किसी के बस की बात है क्या? रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है, उसके लिए स्टेटिस्टिक्स पढ़ना जरूरी है। अगर आपने स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की एबीसीडी नहीं समझेंगे। बिल्कुल। अब लेकिन यदि आपने स्नातक स्तर के ऊपर गणित और स्टेटिस्टिक्स नहीं पढ़ा, तो ऐसे लोग फिर रिसर्च में क्या पढ़ेंगे? यानी रिसर्च वहां कैसे होगी? आज के जमाने में 21वीं शताब्दी के इस दशक में ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लोग कहते हैं कि हमारे गणित में हमारे बच्चे का मन नहीं लगता, तो हमने उसको छोड़ा दिया, स्टेटिस्टिक्स को छोड़ा दिया। अरे पहली शुरुआत, वेद में पहली बात कही गई, भगवान सृष्टि के प्रसंग में कहते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक होने की उनकी इच्छा हुई, इसलिए ये सृष्टि जन्मी है। तो एक यानी मैथमेटिक्स की शुरुआत तो हो गई सृष्टि के प्रारंभ से, लेकिन एक क्या होता है इसको समझा कोई मुझे? एक किसे कहते हैं? एक के नाम पे हम ए और क लिख देते हैं, या ONE1 को हम एक कहते हैं, या हम एक को एक आकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक का जो कंसेप्ट है, उदाहरणा है, वो भाई बहुत वैज्ञानिक है। चाहे आप गीता का अध्ययन करें तो वो भी बहुत विज्ञान और हमारा अध्यात्म वहां जाके मिल जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप ये जो स्नातक स्तर के बाद जो रिसर्च वाला रखा है, उसका सिलेबस बना लिया क्या? अब उसका सिलेबस तो हिंदी साहित्य का अध्ययन अगर कायदे से करेंगे, वहां भी गणित है, ठीक, भाषा विज्ञान है। चलिए भाषा ज्ञानवर्धन जी, बिल्कुल लेकिन सही बात है, और क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत सवाल आपके महत्वपूर्ण है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मुझे लगता है इसका जवाब सनवर जी बहुत अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो प्लान की गई हैं या सरकार ने यदि लागू किया है, तो बहुत सारा सोचा पढ़ा समझा गया होगा, उसके बाद ये चीजें आई होंगी। जिस तरीके से ज्ञानवर्धन जी ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, क्या लगता है सनवर जी इसको लेकर क्या तैयारी है? राकेश जी, एक छोटा सा निवेदन है, मेरी 8 निश्चित रूप से इजाजत दे तो मैं निश्चित अच्छा रूप ठीक है, से सनवर जी मैं इसका जवाब लूंगी, क्योंकि चलिए ठीक है, बोलिए मिथुन जी। ठीक है, धन्यवाद। निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन जी ने जो बातें हमारे सामने रखी है, ये उसका लाभ हम सबको मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातें, जैसे उन्होंने कहा कि 3 वर्ष से अगर आप राइट टू एजुकेशन में जोड़ेंगे, तो उसमें 3 वर्ष के बाद ही इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। तो इस नीति में जो नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि 18 वर्ष है उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा गुणवत्तापूर्वक यह सुनिश्चित करना है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है उसमें। उसके साथ ही यह भी लिखा है कि 12वीं तक के हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से इसका पूरा प्रारूप तैयार है। निश्चित रूप से यह एक अमूलचूल परिवर्तन के रूप में हमारे देश में सामने आई है, और निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हुए यह हमारे देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जाने वाली है। जी बिल्कुल, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो नई शिक्षा नीति है वो व्यावसायिक हो, उसमें
वो रोजगार उन्मुखी हो, उससे रोजगार मिले। हम अपने प्राचीन जो वैभवशाली हमारा इतिहास है उसके साथ साथ आधुनिकता को जोड़े। सब बातों की फिक्र की गई है शिक्षा नीति में। कैसे रोजगार मिले, न केवल हम डिग्रियां मिले। ये जैसा हमारे काबिल मित्र मिथुन जी ने कहा था कि फर्स्ट ईयर के बाद हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद डिप्लोमा मिलेगा, तो हमारे किसी काम नहीं रहेगा। ये उनके लिए नहीं है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो ग्रेजुएशन को छोड़ देते थे और उनके हाथ में कुछ नहीं रहता था। जब कुछ नहीं रहता था तो उनके हाथ में सर्टिफिकेट होगा, जब कुछ नहीं रहता था तो उनके हाथ में डिप्लोमा होगा। ये उनके लिए है, ये कतई उनके लिए नहीं है। जिन्होंने पूरी डिग्री की है, जिन्होंने पूरा कोर्स किया, उनको डिग्री मिलने वाली है। जैसा ने कहा है कि 1 साल का उसमें रिसर्च का विषय रखा है, तो 1 साल के रिसर्च के बाद पीजी करेगा, पोस्ट डिग्री की पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर जाएगा। तो गुणवत्ता के साथ जब काम होगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार, तो निश्चित रूप से हमारे देश की जो जनता है उसका लाभ होने वाला है। बिल्कुल ठीक। ज्ञानवर्धन जी, क्या लगता है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी बातों से, और आपका क्या सुझाव है अभी इन तमाम चीजों के बाद आने के बाद? क्या कोई ऐसा सुझाव कि किसी चीज को बदला जाए या किसी और चीज को जोड़ा जाए? देखिए, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का जो प्रकट रूप शिक्षा नीति को पढ़ के दिखाई देता है, उससे एक इंगित तो ये मिलता है कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन की बात है। आमूल चूल परिवर्तन इस रूप में कि अब कॉलेजेस आपके साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस इस रूप के नहीं होंगे। आपके जो है ये सब कॉलेजेस का एक रूप वैसा नहीं रहेगा जैसा कि अभी वर्तमान में है, लेकिन वो रूप कैसा होगा अभी उस पर स्पष्टीकरण आना शेष है, इसलिए कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। दूसरी बात यह है कि समस्या को तो मैंने बतलाया कि भाई एक विषय पढ़ने के लिए साइंस कॉलेज में जाए, दूसरा विषय पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाए। अब ये कैसे संभव होगा, ये तो वक्त ही बतलाएगा। दूसरी बात एक और है कि शिक्षा नीति में ये लिखा गया है कि विभिन्न तकनीकी विषयों से संबंधित जो अखिल भारतीय संस्थान हैं, जैसे ACTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या टेक्निकल एजुकेशन, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या और जो इस तरह की शीर्ष संस्थान हैं जो कि इन विषयों से संबंधित शिक्षा व्यवस्था के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते हैं और साथ ही उनके ऊपर नियंत्रण का भी काम करते हैं। तो नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित विभिन्न विषयों के प्रसंग में जो शीर्ष स्तर के संस्थान हैं वो सब अब अलग अलग नहीं रहेंगे, वो एक ही उसमें आ जाएंगे। और वो एक ही संस्था का अभी जो है, मैं कई बार मजाक में कहता था कि हायर एजुकेशन के साथ तो मुश्किल ये है कि अगर आप लोग अन्यथा न लें तो शायद ये कहावत ठीक बैठती है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। तो अभी यह है कि विश्वविद्यालय के भी नियम आते हैं, मध्य प्रदेश शासन के भी नियम आते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के भी सर्कुलर और नियम आते हैं, और इसके अलावा अलग अलग विषयों की जो शीर्ष संस्थाएं हैं तो बीएड के विषय में उनके अलग नियम आते हैं। तो यानी एक प्राचार्य, वो बेचारा, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जहाँ पे 7-8 विषय पढ़ाए जाते हैं तो उसको 7-8 संस्थाओं की राज्य स्तरीय और शीर्ष स्तरीय संस्थाओं से निर्देश और जानकारियां मांगी जाती हैं, और उस जानकारियों को भरने की जानमारी में वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। इसलिए शिक्षक की गति तो ये हो गई है कि वो विषय पढ़ाने के बजाय लिपिक में बदल गया है और रोज फॉर्मेट विभिन्न जो जानकारियां भेजी जाती हैं, मांगी जाती हैं, उनको भेजने में वो संलग्न रहता है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि भाई इतनी जानकारी लेके आप उस जानकारी के विश्लेषण के लिए भी तो लोगों का समूह होना चाहिए। अगर वो सब कुछ नहीं है और आप बार बार एक जैसी जानकारियां मांग रहे हैं तो ये ओवरलोड जो जानकारियों का है, इससे शिक्षकों की क्षमता और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है और बहुत
अराजक स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अब 4 डायरेक्टरेट की बात कही गई है। एडमिशन के लिए डायरेक्टरेट अलग है, पाठ्यक्रम की डायरेक्टर अलग होगा, डायरेक्टर। पाठ्यक्रम बनाने का डायरेक्टर अलग है, फिर उसके अलावा परीक्षा के लिए डायरेक्टर अलग है, परीक्षा को वो सिलेबस बनाने वाला वो डायरेक्टर अलग है। तो अब ये जो 4 लोग हैं, ये क्या पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य के लिए ये सब काम एक ही जगह से होगा? तो फिर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का क्या होगा? और अगर विश्वविद्यालयों को भी अधिकार दे दिया गया तो पूर्ववत जो व्यवस्था थी वो रहेगी। फिर वो लोग वो मन मर्जी की बात कहेंगे, फिर किसकी मानी जाएगी बात? ठीक है, बिल्कुल। चलिए ज्ञानवर्धन जी, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको, ठीक है। और सनवर पटेल जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। आवाज पटेल साहब की सुनाई नहीं दे रही। अभी भी नहीं सुनाई दी। अब मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। अब आई। निश्चित रूप से जो पाठक साहब हैं हमारे बहुत ही सम्माननीय और बहुत वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। उन्होंने जो विषय उठाए हैं, निश्चित रूप से उनके जवाब इस पूरे ड्राफ्ट में मौजूद हैं। किसी को भी को एक ही कैंपस में पढ़ाई होना है, उसको अपना सब्जेक्ट के लिए 6 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। ये सुविधा के लिए आया है, ये भारत की गौरवशाली परंपराओं को लौटाने के लिए आया है। ये गौरवशाली परंपराओं के साथ साथ आधुनिकता को हमको प्राप्त करने के लिए आया है, ग्रहण करने के लिए आया है। ये वे चुनौतियों का सामने आया है, भी मुश्किलों को बढ़ाने के लिए नहीं आया है। जो मुश्किलें आपने कही कि जो मुश्किलें थी, एक टीचर, एक प्रोफेसर जो है वो लिपिक के काम हो गया था, उन मुश्किलों को दूर करने के लिए अमूलचूल परिवर्तन है। और निश्चित रूप से पाठक जी हम लोगों से बहुत ज्यादा इन बातों को समझते हैं। जब वो पूरे ड्राफ्ट को विस्तार से एक बार देखेंगे, निश्चित रूप से इसका स्वागत करेंगे, इसका अभिनंदन करेंगे और उनके सामने इसके माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन हमारे देश और प्रदेश में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए सनवर जी, बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और लगातार देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, बहुत सारी चीज़ों को कैसे हमें आगे लेकर आना है, ये चर्चा हमारी लगातार चल रही है। और इस वक्त आपको बता दें, हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, बहुत सारी चीजों को इसमें जोड़ा गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ज्ञानवर्धन जी ने भी बताई हैं कि कुछ चेंजेस होना चाहिए। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इसको करेंगे, सुझाव अच्छे होते हैं, लेकिन अभी जिन चीजों पर फोकस किया गया है वो इंप्लीमेंट कैसे हो पाएंगे? देखिए, बदलाव एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो बदलाव शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं उसकी तारीफ तो करना ही चाहिए। भले ही आज बहुत सारी कमियां हों, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो जैसे आप उठा रहे हैं, लेकिन क्या जो बदलाव की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं हम सबको इसकी तारीफ करना चाहिए और उसके साथ जुड़ के अभी हमें सुझाव देने चाहिए कि इसमें और बड़े क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखिए, अभी तक की जो पिछली शिक्षा आप भी देखते रहे, हमारे यहाँ शिक्षा पाने वालों को, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता रहता था कि हमें आगे करना क्या है। हमने साइंस पढ़ लिया, आर्ट्स पढ़ लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, लेकिन अब वो एमएससी करने के बाद कर क्या रहा है, वो कहीं जॉब का मार्केटिंग कर रहा है। उसने पढ़ाई साइंस की करी, लेकिन उसका आगे का भविष्य कहाँ तय हो रहा है, सेल्स की मार्केटिंग करने लगा, कहीं दुकान खोल लिया, क्योंकि उसको अपने शिक्षा पे भरोसा नहीं है। हम शायद कहीं ना कहीं व्यावसायिक शिक्षा जो अभी शामिल हुई, बहुत अच्छी चीज़ पहल है कि व्यावसायिक शिक्षा को लेके शुरू से हमारी नींव मजबूत रहेगी, हमें पता रहेगा कि क्या करना है। और जो मल्टीपल शिक्षा की बात, एजुकेशन की बात आ रही है, कहीं ना कहीं जब हम इसको लेके आगे आएंगे तो हमें मल्टीपल शिक्षा से हम आगे के रास्ते आसान हो जाएंगे। और उसको जितनी जल्दी हम स्पेशल एजुकेशन में बहुत बाद में जाते थे, लेकिन अभी आप देखो, हम 6वीं कक्षा से 7वीं कक्षा से डिसाइड कर पाएंगे हमारे मतलब कि उसमें आगे बढ़ना है। बाकी डिजिटल जो गाँव की एक जो थोड़ा प्रॉब्लम थी शिक्षा को लेके, वो भी एक बड़ा बदलाव करने सरकार तैयारी में है कि गांव में जिस तरह से स्पेशल जोन बनाने की बात करी गई है कि स्पेशल जोन बनाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं शिक्षा में जो सुधार करने की सरकार कोशिश कर रही है। बाधाएं आएंगी, थोड़ी समस्याएं रहेंगी, लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं अपने सुझाव देते रहना। और एक शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसपे हमारे पास बहुत सारे अनुभवी विशेषज्ञ हैं,
बहुत सारे वरिष्ठ हैं और इतने साल बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो आप सबको, हमें लगता है सबको, आम आदमी को भी अपने सुझाव रखने चाहिए। यही मौका है जब हम अपने देश की नींव रखेंगे। बहुत लंबे समय बाद ऐसी पहल हुई है, तो उसको सुधार करने के लिए हम सबको कहीं ना कहीं अपनी बात रखनी चाहिए, लोगों को भी सुझाव देना चाहिए सरकार को, और सरकार को भी खुले दिल से सबके सुझाव लेने स्वीकार करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा पंकज जी, अभी जिन बातों को जोड़ा गया है, देखिए ये कह रहे हैं कि ध्यान और योग को भी हम जोड़ेंगे, और मल्टीपल और सिंगल सिस्टम की भी बात की गई है। उसके बाद ये डिप्लोमा की जो बात आई है कि आपने यदि फर्स्ट ईयर कर लिया है, उसके बाद सेकेंड ईयर कर लिया है, तो पहले सर्टिफिकेट हुआ, फिर डिप्लोमा हुआ, फिर आप यदि 3 साल होते हैं आपके, तो फिर आपको डिग्री देंगे। तो ये तमाम चीज़ों को भी जोड़ा है। ये क्या ठीक रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? एक सुविधा के लिहाज से हम देखें तो ठीक है, कुछ लोगों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, उनकी अपनी वजह रहती हैं, लेकिन आने उनके फ्यूचर की बात करें या सिस्टम की बात करें, ये कितना ठीक है? देखिए, जो शिक्षा में जो अपनी डिग्री लेने के हमारे पहले तरीके थे, मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, जो अपनी पढ़ाई बीच में कहीं ब्रेक कर लेता है, ये एक बड़ा हमारे देश में बड़ी समस्या रही है। अगर आप व्यवहारिक देखेंगे, हम लोगों ने जैसे बाहर देखा, फील्ड में रह के बड़े गाँव में हम लोग गए, तो बहुत सारे लोगों जब हम पूछते थे कि ये आपने शिक्षा क्यों छोड़ दी, तो उनकी अपनी परेशानी होती बताते थे। लेकिन जब वो दोबारा शिक्षा में लौटते थे, तब तक शायद हो सकता है 4 साल आगे निकल गए हों, एज ज़्यादा हो गई हो। तो हमारे पास इस ब्रिज को, इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में, इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि यदि किसी की शिक्षा का गैप हो गया, व्यवसायिक शिक्षा पिता के निधन के कारण नहीं कर पाया, आर्थिक रूप से कमजोरी, तो हम जब दोबारा वो शिक्षा में लौटे, तो उसको या तो उसके पास ऐसा ब्रिज एक बनाना चाहिए जिससे वो फिर से वो मुख्य धारा में आ पाए। अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, नहीं किया, तो ऐसा नहीं 2 साल खराब हो गए, फिर उसको सरकार उसको ला सकती है वापस, या उसके पास घर में पढ़ने, या अपने जितने ज्यादा शिक्षा जितनी व्यक्ति के नजदीक जाएगी, वो उतना ही बेहतर व्यक्ति के लिए होगा। शिक्षा हमारे यहाँ भी दूर है, हमें शिक्षा लेने 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि शिक्षा हमारे घर आ जा सकती है। और आज जो डिजिटाइज शिक्षा की बात हो रही है, कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे घर आ सकती है, बहुत आराम से आ सकती है, और बहुत कम खर्चे में। महंगी शिक्षा जो एक बड़ा समस्या है, उसको भी सरकार को नियंत्रण करने के लिए थोड़ा प्रयास करने होंगे, क्योंकि आज शिक्षा, अब हम एनजीओ चलाते हैं, हमारी समिति के माध्यम से स्कूल बनाए जाते हैं, लेकिन व्यवसायिक, वो शुद्ध व्यवसायिक हो गए। सरकार उनसे पूछ ही नहीं रही कि आप इतनी फीस किस बेस पे ले रहे हो, आपका आधार क्या है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पूछा कि आप बताओ कि ये फीस किस मद में ले रहे हो। अच्छी, ये सब सरकार को पूछना चाहिए। जैसा ये हम स्वयंसेवी संस्थाओं को इसीलिए दिया जाता है स्कूल चलाने का दायित्व, ताकि वो इसको प्रॉफिट का धंधा ना बना पाए। लेकिन आज पूरे देश में यही हाल है कि निजी शिक्षा के निजीकरण के साथ कोई उस सवाल नहीं कर रहा है। दिल्ली में केजरीवाल ने ही एक ऐसे सीएम रहे हैं जिन्होंने स्कूलों से पूछा कि आप फीस ले रहे हो, इसका उपयोग क्या कर रहे हो, और उनसे क्या क्या संसाधन जुटाए गए हैं, या उससे कितना प्रॉफिट कमाया गया। तो जब तक आप नियंत्रण शिक्षा में नहीं रखेंगे, तो लोगों को कहीं ना कहीं महंगी शिक्षा के कारण भी शिक्षा से दूर रहेंगे। बिल्कुल। चलिए ज्ञानवर्धन जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। 3 बरस की उम्र से लेके और एमए और रिसर्च तक इतने सिफारिशें हैं कि अभी उनका जो व्यावहारिक रूप अभी सामने आना बाकी है। लेकिन कुछ एक बातें तो बहुत स्पष्ट हैं। मैं सर्वाधिक स्तुत्य बात जो मानता हूं वो ये है कि अब जो बहुप्रतीक्षित मांग है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। हम तो 3% भी खर्च नहीं करते। सबसे बड़ा रोना जो प्लानिंग कमीशन के लोग थे वो ये कहते थे कि हमेशा सरकारें शिक्षा पर आवंटित बजट में सबसे पहले कटौती करते हैं। जब भी पैसे की कमी महसूस होती है तो अन्य पे कटौती नहीं होती, शिक्षा पे बजट में कटौती होती है। कह तो हम बहुत सारे, यानी कितने आयोगों में कहा जा रहा है कि शिक्षा में खर्च बढ़ाना चाहिए। अब ये पहली मर्तबा इन्होंने कहा कि हम 6% करेंगे, तो बहुत जबरदस्त राशि उपलब्ध होगी। 6% तो अच्छे बड़े बड़े राष्ट्र खर्च नहीं कर पाते। तो एक ये जो बात सामने आई है, ये बहुत स्तुत्य बात है। अब रहा सवाल दूसरा, वो ये है कि भाई आप जो संसाधन है उनका बेहतर उपयोग हो। कैसे? अभी एक तथ्य मेरे नोटिस में आया था कि भारतवर्ष में करोड़ों मकान खाली पड़े हैं, किराए पे भी नहीं जा रहे, खाली
पढ़े तो क्यों न, और बेरोजगार तो क्यों न जो स्नातक लोग हैं और जो जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और जिन्होंने कुछ ट्रेनिंग प्राप्त की है, एलिमेंट्री एजुकेशन में बीएड किया हो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाला, तो वो जो क्यों ना हम सहायता लेकर उनसे कहें कि आप लोग इतने सारे अपने घर में एक मकान खाली, 2 कमरे खाली हैं, 3 कमरे खाली, तो उनका उपयोग करें और उनके उपयोग से और एक ही रोजगार का भी साधन होगा। इन लोगों को ट्रेनिंग दें, क्योंकि बहुत बेरोजगारी बढ़ जाने से बहुत सारे युवा लोगों में निराशा व्याप्त है। तो अगर हम उनको यही ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे पढ़ाओ, तो कम से कम उनका कुछ मीनिंगफुल तो समय का जो है सुविचारित उपयोग तो कम से कम होगा। कुछ गांठ में 10-5 पैसे आएंगे। बिल्कुल। चलिए ज्ञानवर्धन जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि शिक्षा नीति में कितनी चीज़ों को जोड़ा गया है, आने वाले समय में कितनी चीज़ों को इसमें और जोड़ा जाएगा, और सबसे बड़ी बात, जिन चीज़ों को रखा गया है उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। आपने लागू तो कर दिया, बट इसका इम्प्लीमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, एक बात तो है कि शिक्षा वो चीज़ होती है कि जितनी आप लोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। और हमेशा मैंने फिर एक बार बोलूंगी कि ये बात हम शुरू से कहते, सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आने वाले समय में और कितनी चीजों को जोड़ेंगे, जितने सुझाव यहां से आए हैं, सरकार उनको कितनी गंभीरता से लेती है, उनमें कितना बदलाव करती है, ये देखने आने वाले समय बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।